Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So in today's class we are going to study the depreciation of the domestic currency and the appreciation of the domestic currency. Okay. So depreciation of the domestic currency. Depreciation of domestic currency and appreciation of domestic currency. Okay, so which it means that is whenever there is depreciation of domestic currency, it means there is appreciation of the foreign currency, and when there is appreciation of the domestic currency, then there is depreciation of the foreign currency. Just opposite in terms of the foreign currency. ठीक है, जब हम बात करते हैं depreciation of the domestic currency, मतलब जब भी हम डेप्रिसिएशन हमारी डोमेस्टिक करेंसी, कोई भी है डोमेस्टिक करेंसी, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ें तो यहाँ की जो करेंसी है उसमें क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट कर रही है वैल्यू. बट अगर हम फॉरेन करेंसी के टर्म्स में पढ़े यही कंडीशन, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है. वही सेम चीज़ अगर एप्रिसिएशन हम डोमेस्टिक करेंसी का पढ़ रहे हैं, मतलब हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो एप्रिशिएट कर गई है, इंक्रीज कर गई है, इट मीन्स देयर इज डेप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी. वहाँ पे क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन किसका हो रहा है, फॉरेन करेंसी का हो रहा है. ठीक है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स देयर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन currency, in terms of foreign currency, which means कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स कि एक्सटर्नल परचेजिंग पावर, मतलब हम यहाँ पे फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं, हम इंटरनल ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं. जब हम क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, जो डोमेस्टिक करेंसी, जो हमारी जो एक्सटर्नल परचेजिंग पावर है, मतलब दूसरी कंट्री के गुड्स को परचेज करने की जो हमारी कंट्री की जो करेंसी की जो पावर है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी के टर्म्स में डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो फॉल कर रही है. सो इट इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी. वहीं हम जब बात करते हैं एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, विच मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, मीन्स कि फॉरेन करेंसी के टर्म्स में हमारी जो वैल्यू है, जो एक्सटर्नल परचेजिंग पावर है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर हम फॉरेन करेंसी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो फॉरेन करेंसी के टर्म्स में हमारी जो पावर है, हमारी जो कंट्री की करेंसी है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जो डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है व्हेनेवर वी स्टडी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. इसका एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, if $1 equal to 60, ठीक है, प्रायरली देयर इज $1 equal to 60 इंडियन रुपीज. इंडियन रुपीज के मतलब हम 60 रुपीज दे रहे थे, तो हमें $1 का सामान मिल रहा था पहले. बट अब क्या हुआ है, जब हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी जो फॉल कर गई है, डेप्रिशिएट कर गई है, तो नाउ $1 equal to
70 रुपीज। अब क्या हो गया, $1 किसके इक्वल हो गया है, 70 रुपीज के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, वैल्यू जो है डोमेस्टिक करेंसी की वो फॉल कर गई। मतलब पहले हम 60 रुपीज दे रहे थे तो हमें $1 का सामान मिल रहा था, अब हमें 70 रुपीज देना पड़ रहा है तो $1 का सामान। वही एक एग्जाम्पल इसका एप्रिसिएशन का है कि पहले क्या था, $1 इक्वल टू हम 60 रुपीज का। ठीक है, $1 में हमें मतलब 60 रुपीज दे रहे थे हम, तो $1 का सामान मिल रहा था। अब क्या है, ड्यू टू एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, एप्रिसिएशन हो गया डोमेस्टिक करेंसी का, तो अब $1 में हमें बस 50 रुपीज ही देना पड़ रहा है और हम सामान को परचेज कर ले रहे हैं। मतलब उनका पहले $1 में हमें 60 रुपीज देना पड़ा था, तब $1 का सामान। अब क्या है कि 50 रुपीज में हमें $1 का गुड्स मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड दी एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, चलिए देखिए इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी ऑन द फॉरेन ट्रेड। ठीक है, फॉरेन ट्रेड पे एप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या हो रहा है डोमेस्टिक करेंसी। तो पहला कह रहा है वी विल टॉक फर्दर विद द स्टार्ट विद द एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट पे क्या होगा, आपको पता है एप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी का क्या हो गया कि जो वैल्यू है हमारे डोमेस्टिक करेंसी की वो इंक्रीज कर गई है विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी। ठीक है, अब कह रहा है जैसे अब प्राइस आपका क्या है $1, पहले आपको कितना देना पड़ा था 60, अब $1 आप 50 में दे रहे हो। इट मीन्स दैट $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर दी लेस रुपीज। अब क्या होगा कि $1 में जो सामान था लेस रुपीज में एक्सचेंज हो रहा है। पहले $1 हम जब एक्सचेंज कर रहे थे तो $1 60 रुपीज हम दे रहे थे तो $1 मिल रहा था। अब क्या है $1 हम 50 रुपीज ही दे रहे हैं, तो अब क्या है सामान गुड्स मिल जा रहा है। फिर कह रहा है इट इम्प्लाइज दैट विद द सेम $1 लेट्स गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम द इंडिया। ठीक है, अब उसी $1 से क्या होगा कि उसी $1 से इंडिया से अब लेस गुड्स को परचेज किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कोई भी फॉरेन कंट्री के लिए क्या हो गया, लॉस की कंडीशन हो गई, क्योंकि पहले उनको $1 में 60 रुपीज का सामान मिल रहा था इंडिया से, अब क्या है ₹1 में उनको 50 रुपीज का सामान मिल रहा है, मतलब उनके लिए 10 रुपीज का लॉस हो रहा है। अब इससे क्या होगा, जो भी डिफरेंट कंट्रीज हैं वो क्या होंगी, उनका मन नहीं करेगा कि इंडिया से हम गुड्स को खरीदें, क्योंकि उनके लिए ये लॉस की सिचुएशन हो रही है। पहले वो 60 रुपीज पा रहे थे $1 में, अब वो $1 में बस 50 रुपीज पा रहे हैं। सो इट इम्प्लाइज दैट विद द सेम $1 एक वही $1 से लेस गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम द इंडिया। अब इंडिया से कम गुड्स को परचेज किया जाएगा। इट विल डिस्करेज इंपोर्ट बाय द यूएसए। ये क्या करेगा, यूएसए से इंपोर्ट करना क्या हो जाएगा, डिस्करेज होगा। देयरफॉर एक्सपोर्ट टू यूएसए विल डिक्रीज। अब इससे क्या होगा, जो एक्सपोर्ट हो रहा था यूएसए को वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से देखिए, अगर यूएस तैयार ही नहीं है हमसे गुड्स परचेज करने को तो हम कैसे करेंगे उसको एक्सपोर्ट, तो इंपोर्ट यूएस का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इंडिया से गुड्स क्या है, कम एक्सपोर्ट किए जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनको इस कंडीशन पे लॉस हो रहा है। वहीं हम जब डेप्रिसिएशन पढ़े थे तो $1.60 था, जो इंक्रीज होकर $1.70 हुआ, तो 10 रुपीज का वहां पे उनको प्रॉफिट हो रहा था, इसलिए एक्सपोर्ट बहुत इंकरेज हो रहा था कि वो सोच रहे थे कि और हम करें क्योंकि 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अब इस कंडीशन पे क्या है, ये इंडिया के लिए तो अच्छा है, बट यहाँ पे क्या है, यूएस को क्या होगा, यूएस को लॉस होगा। तो यूएस क्या करेगा, कोई भी गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं कराएगा। यूएस का जो इंपोर्ट है वो क्या होगा, डिक्लाइन कर जाएगा, और हमारे लिए एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा। ठीक है, सो इट विल डिस्करेज द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को क्या कर देगा, ये डिस्करेज कर देगा। वही नेक्स्ट कह रहा है इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी ऑन इंपोर्ट। इंपोर्ट पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मींस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी विथ रिस्पेक्ट टू द फॉरेन करेंसी। तो यहाँ पे भी यही है
$1 इक्वल टू 60 रुपीज, देन $1 किसके इक्वल हो जाएगा, 50 रुपीज के। ठीक, नेक्स्ट लाइन कह रहा है इट मीन्स दैट $1 विल बी एक्सचेंज फॉर द लेस रुपीज। इसका मतलब यही हुआ ना कि जो $1 एक्सचेंज हो रहा है वो लेस रुपीज से हो रहा है। पहले 60 रुपीज से एक्सचेंज हो रहा था, अब 50 रुपीज से ही एक्सचेंज हो जा रहा है। इट इम्प्लाइज दैट फॉर द सेम $1, इसका मतलब यही हुआ कि सेम $1 के लिए यस लेस यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी आर रिक्वायर्ड, मतलब उसी सेम $1 के लिए इंडिया की कम करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी रिक्वायर्ड है। पहले हमको अपने पॉकेट से 60 रुपीज देना पड़ा था $1 का सामान, अब हमको 50 रुपीज ही देना पड़ रहा है, तो डोमेस्टिक करेंसी क्या हो रही है, हमें कम जरूरत पड़ रही है। तो इट विल इनकरेज इम्पोर्ट फ्रॉम द यूएसए, ये क्या करेगा, ये इनकरेज करेगा कि इम्पोर्ट फ्रॉम द यूएसए, यूएसए से इम्पोर्ट इनकरेज करेगा, देयरफॉर इम्पोर्ट फ्रॉम द यूएसए विल इंक्रीज। जो इम्पोर्ट होगा यूएसए से, अब हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट वाली कंडीशन हो गई। हमें क्या है, पहले 60 रुपीज देना पड़ा था उनसे सामान लेने को, अब हमको क्या करना पड़ा, 50 रुपीज ही देना पड़ा, हमको $1 का सामान मिल जा रहा है। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इम्पोर्ट क्या है, इम्पोर्ट होगा हमारा, इम्पोर्ट विल इनकरेज। अब हमें इंपोर्ट करने का मतलब क्या हो, हमारी कंट्री में आना, हमारा इंपोर्ट उनका एक्सपोर्ट हो जाएगा ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले हमको $1 का सामान 60 रुपीज में देना पड़ा, अब हमको $1 50 रुपीज में देना पड़ा। तो इस कंडीशन पे हमारे लिए क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया कि 50 रुपीज में ही हमें सामान मिल रहा है, तो ये इनकरेज हो गया। और एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, वो डिस्करेज होगा, क्योंकि यूएस खुद ही नहीं चाहेगा कि इंडिया से वो सामान ले, क्योंकि उनके लिए क्या हो जा रहा है, लॉस की कंडीशन हो जा रही है। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्पोर्ट इनकरेज कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या टॉपिक था, डेप्रिसिएशन एंड द एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। एक और कंफ्यूजन इस चैप्टर से, दैट इज फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट और स्पॉट मार्केट क्या होता है, देखिए कोई भी जब फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, फॉरेन करेंसी का जो ट्रांजैक्शन हो, जो भी पेमेंट होती है उसका हम लोग पेमेंट करते हैं फॉरेन करेंसी, तो जो हम कर रहे हैं स्पॉट मार्केट मीन्स एट दैट टाइम, उसी पॉइंट पे हम क्या करते हैं, जो करेंसी का रेट है, जिस करेंसी का रेट चल रहा है, जो पेमेंट हम उस सिचुएशन पे करते हैं, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे करते हैं, उसी टाइम पे करते हैं, उसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट। ठीक है, अब आता है फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में ये बोलता है कि हम उसका पेमेंट आज नहीं करेंगे, हम उसका पेमेंट क्या करेंगे, फॉर दी सर्टेन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, फ्यूचर में हम करेंगे। आज हमने रेट डिसाइड कर लिया कि $1 इक्वल टू 60 रुपीज है, इसका पेमेंट, इससे हमने ट्रांजेक्शन कर लिया, गुड्स को ले लिया, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया, बट इंडिया बोल रही है कि मैं अभी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मुझे इसका पेमेंट क्या है, वो फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में। अब आपके लिए ये कंडीशन आ जाएगी, या एक कंफ्यूजन ये आ जाएगी कि मे बी उस टाइम हम लोगों ने जब $1 इक्वल टू 60 रुपीज में डिसाइड किया था, हो सकता है 3 साल बाद ये $1 70 रुपीज में हो जाए, तो किसी भी कंट्री के लिए लॉस हो जाएगा, इंडिया के लिए तो स्पेशली लॉस हो जाएगा, क्योंकि पहले 10 रुपीज 60 रुपीज में हो रहा था, अब हमको 10 रुपीज ज्यादा देना पड़ा है। इसी कंडीशन के लिए होता है आपका हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन जिसमें आपने देखा कि इसमें क्या होता है, एक सर्टेनिटी होती है कि जिस रेट से आपने अभी डिसाइड किया है, आप फ्यूचर में भी अगर ट्रांजैक्शन पेमेंट फ्यूचर में भी करते हो तो वही रेट होगी। ऐसा नहीं है कि चेंज होने पे आपका बाद में बोलो कि $1 इक्वल टू 70 उसके अकॉर्डिंग पैसा दो, नहीं। ठीक है, तो बेसिकली आपका फॉरवर्ड मार्केट क्या हो गया कि इसमें कोई भी फॉरेन एक्सचेंज को हम लोग परचेज और सेल करते हैं, बट जो भी पेमेंट होता है हम गुड्स, और देखो अभी क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं और कोई और है, यूएस का कोई है, हम लोगों ने गुड्स को क्या किया, परचेज और सेल कर लिया, ट्रांजेक्शन कर लिया अभी के टाइम में, बट हम लोगों ने अभी इसका पेमेंट नहीं किया। मुझे क्या था, पेमेंट करना था, बट मैंने बोला नहीं अभी पेमेंट करने के लिए लायक नहीं है, हम इसका फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। तो गुड्स का ट्रांजैक्शन परचेज एंड सेल स्पॉट हुआ, तुरंत हुआ, बट इसका पेमेंट क्या होगा, किसी सर्टेन पीरियड में होगा, किसी आगे की कोई डेट हम लोग ले लेंगे कि 3 साल बाद मेरे को क्या करना है, या 2 साल बाद मैं इसका पेमेंट करूँगी, बट जो रेट एट दिस टाइम चल रहा है $1 इक्वल टू 60, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो पेमेंट होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन था, चलिए ये भी बता देते हैं कि
जैसे क्या था कि हेजिंग फंक्शन ही होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क। कैसा रिस्क? कि जो फ्लक्चुएशन ना हो जाए आपके फॉरेन करेंसी में, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हेजिंग फंक्शन होता है कि जिससे वो जिस रेट से कमिटमेंट किया गया था वही आपका फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में भी कंटिन्यू रहेगा। तो स्पॉट मार्केट में अगर गुड्स परचेज और सेल हुआ इंडिया और यूएस के बीच में तो पेमेंट तुरंत हो जाएगा, इंडिया तुरंत पेमेंट कर देगी कि ये ले लो इतना पैसा। बट फॉरवर्ड मार्केट में क्या होगा कि पेमेंट अभी ना होके वो किसी फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, किसी फ्यूचर में होगा, अभी ना होके फॉरवर्ड मतलब से ही समझ जाइए कि बाद में होगा, स्पॉट मतलब एट दैट टाइम होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन थे। अब एक नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स है, इसमें भी कंफ्यूजन्स थी कि क्वांटिटेटिव मेजर्स एज वेल एज क्वालिटेटिव मेजर्स में कि एक्सेस डिमांड की कंडीशन में क्या होगा और डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में क्या होगा। जितने भी क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव मेजर्स हैं आपके मॉनेटरी पॉलिसीज के। ओके, नेक्स्ट है आपका जो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में था कि मेजर्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है, जो विच इज रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो एक्सेस डिमांड की कंडीशन में और डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में जो भी उसके मेजर्स हैं, वेयर इट इज क्वांटिटेटिव मेजर्स और द क्वालिटेटिव मेजर्स, तो उनको वो क्या करेगी, ठीक है। तो ये आपको ये सारे नाम पता ही है पहले से ही कि मेजर्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इट इज डिवाइडेड इनटू टू। क्वांटिटेटिव मींस न्यूमेरिक में नंबर्स से रिलेटेड वो जो भी कंट्रोल करेगी, एज वेल एज क्वालिटेटिव की कहाँ पे कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारा क्या है, ये सब कुछ मनी से रिलेटेड टर्म्स जो भी वो मॉनेटरी पॉलिसी के ही अंडर होता है। तो पहला है आपका बैंक रेट, सेकेंड इज रेपो रेट, थर्ड वन इज रिवर्स रेपो रेट, fourth one is open market operation, fifth one is a legal reserve requirement, as well as in the qualitative it is margin requirement, moral suasion and the selective credit control, ठीक है। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक, किसी भी कंट्री की सेंट्रल बैंक क्या करती है, इट प्रोवाइड द क्रेडिट। क्रेडिट किसको और लोन किसको प्रोवाइड करती है? कमर्शियल बैंक्स को। जितनी भी कंट्री में कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक क्या करती है, जिस रेट पे 4%, 5% जिस रेट पे वो लोन प्रोवाइड करती है, इट इज कॉल्ड दी बैंक रेट। इसको क्या है, डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए होता है। तो जैसे कमर्शियल बैंक के पास इनफ अमाउंट नहीं है, पैसा नहीं है, वो क्या करती है, जाके सेंट्रल बैंक के पास जाती है, बोलती है लोन देने को, ठीक है, कि मेरे को लोन दे दो, क्योंकि वही लोन लेके वो क्या करेगी, लोगों को लोन एडवांस करेगी कमर्शियल बैंक। इस कंडीशन पे उसने क्या किया, बेसिकली सेंट्रल बैंक ने क्या किया, उसको फॉर एग्जांपल 4000 करोड़ का उसने क्या किया, उसको लोन प्रोवाइड किया। अब उस लोन पे वो क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी 4%, 5%, उतना अमाउंट सेंट्रल बैंक क्या करेगी, अपने पास रखेगी। तो जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है, क्रेडिट देती है, उसको क्या बोलते हैं, बैंक रेट। अब कंडीशन आता है कि एक्सेस डिमांड की कंडीशन में और डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन पे सेंट्रल बैंक क्या करेगी। एक्सेस डिमांड की कंडीशन आपको पता है, जब एग्रीगेट डिमांड बिकम्स मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई, जब डिमांड लोगों की ज्यादा हो जाती है एज कंपेरिजन टू सप्लाई। इस कंडीशन पे, एक्सेस डिमांड की कंडीशन पे सेंट्रल बैंक करेगी, वो जो भी रेट है उसको इंक्रीज कर देगी। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 4% पहले पे दे रही थी, एक्सेस डिमांड की कंडीशन आ गई, वो 8% पे देगी, ठीक है। कमर्शियल बैंक को बोलेगी कि अब 4% पे नहीं मिलेगा, अब आपको 8% पे मिलेगा। अब सारी कमर्शियल बैंक सोचेगी, अरे अब पहले 4% पे मिल रहा था तो लोन ले रहे थे, अब तो ये 4% और ज्यादा पे करना पड़ रहा है। इससे क्रेडिट क्या हो जाएगा, कमर्शियल बैंक के लिए कॉस्टलियर हो जाएगा। अगर वो कमर्शियल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक से 8% पे ले रही है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी, कमर्शियल बैंक भी सोचेगी कि जब वो 4% पे कर रही है तो वो कस्टमर से भी यही सोचेगी कि वो भी उनसे भी कुछ अर्न करे।
तो वो अब कस्टमर को कितने पे देगी, 12% पे देगी। अब ये 12% क्या हो गया, इसके लिए प्रॉफिट हो गया, कमर्शियल बैंक के लिए। अब जो हम लोग एज अ कंज्यूमर है, हम लोग सोचेंगे कि पहले तो 8% पे मिल रहा था, अब क्या है 12% पे मिल रहा है, मतलब अब हम लोग को लोन नहीं लेना है, क्योंकि क्रेडिट क्या हो गया है, बहुत कॉस्टलियर हो गया है। कॉस्टलियर होने का मतलब है कि लोग क्या होंगे, इससे लोग जो भी कस्टमर है वो उससे क्या होंगे, डिस्करेज होंगे, तो कोई भी क्रेडिट नहीं लेगा। तो इसलिए क्या है, इकोनॉमी में मनी इतना सर्कुलेशन नहीं होगा। ठीक है, अब देख लीजिए बुक में भी आप लोग देख लीजिए। सो बैंक रेट इज इंक्रीज्ड इन द केस ऑफ एक्सेस डिमांड, बैंक रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, विच फर्दर इंक्रीजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या होगा, इंक्रीज कर देगा। इट मेक्स द क्रेडिट कॉस्टलियर, इससे क्या होगा, जो भी क्रेडिट है वो कॉस्टलियर हो जाएगा। एंड द डिमांड ऑफ द क्रेडिट रिड्यूसेस, अब कमर्शियल बैंक भी इतना ज्यादा लोन नहीं लेगी, फिर जो भी कस्टमर है वो भी कहेंगे कि बहुत कॉस्टली पड़ा है, अब हम लोग को लोन नहीं लेना है। ठीक है, सो लेस मनी गोज टू द इकोनॉमी, अब जब कोई लोन नहीं लेगा तो वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो इकोनॉमी में कम पैसा गया। परचेजिंग पावर इज कर्टेल्ड, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। देन एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, फिर से फॉल कर जाएगा, फिर से AD इक्वल टू AS हो जाएगा। उसी का जस्ट कॉन्ट्रेरी है आपका डेफिशिएंट डिमांड में। डेफिशिएंट डिमांड में क्या होगा कि जो रेट है वो फॉल कर दिया जाएगा। अब पहले वो 4% पे दे रही थी सेंट्रल बैंक, अब उसको क्या कर देगी, फॉर एग्जाम्पल वो 8% पे दे रही थी, अब 8% से वो उसको 4% कर देगी। 4% कर देगी तो कमर्शियल बैंक 4% पे 6% पे ले रही है, फॉर एग्जाम्पल वो 6% पे दे रहा है या 8% पे दे रहा है, 8% से 6% वो उसको लेना है। फिर ये क्या कर देगी, कमर्शियल बैंक भी क्या करेगी, कस्टमर से भी उस रेट को डिक्रीज कर देगी। जैसे ही रेट डिक्रीज होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, जब लोन लेंगे तो लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इकोनॉमी में मनी क्या होगा, वो सर्कुलेट होगा। फिर जो ये प्रॉब्लम आ गई थी कि डिमांड कम हो गया था, फिर से वो डिमांड रीच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेपो रेट। रेपो रेट भी इसी के जैसा है कि रेपो रेट भी क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, सो राइजिंग रेपो रेट मेक्स सच बोरोइंग बाय द सेंट्रल बैंक कॉस्टली, तो एज सच व्हेन रेपो रेट इज इंक्रीज, बैंक आर आल्सो फोर्स्ड टू राइज देयर लेंडिंग रेट। जस्ट एकदम सेम उसी जैसा है कि इसको भी क्या कर दिया जाएगा, इन्फ्लेशन के टाइम और एक्सेस डिमांड के टाइम इसको भी इंक्रीज कर दिया जाएगा, जिससे क्रेडिट क्या हो जाएगा, कॉस्टलियर हो जाएगा। इन द केस ऑफ डिफ्लेशन, इस रेट को डिक्रीज कर दिया जाएगा, जिससे जो भी क्रेडिट है वो लेना कमर्शियल बैंक के लिए और कस्टमर के लिए चीपर हो जाएगा, तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, और जब लोन लेंगे तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी। परचेजिंग पावर इंक्रीज होने का मतलब हो गया कि जो हमारा डिमांड कम हो गया था वो डिमांड फिर से रीच कर जाएगा। फिर वही कंडीशन है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट की कंडीशन में भी रिवर्स रेपो रेट क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो भी कमर्शियल बैंक है वो पार्क देयर सरप्लस फंड विद द सेंट्रल बैंक, अब वो क्या करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास रखेंगे, क्योंकि उनको उस कंडीशन पे ज्यादा प्रॉफिट होगा। दिस हैज निगेटिव इम्पैक्ट ऑन द लेंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। इस पे क्या होगा, एक निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा किस पे, जो भी कैपेबिलिटी है कमर्शियल बैंक की। सो डिमांड फॉर द क्रेडिट, जो भी क्रेडिट की डिमांड है वो रेड्यूस हो जाएगी, लेस मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट होगी, AD फॉल हो जाएगा, फिर एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। जस्ट ऑपोजिट उसका डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन में भी क्या होगा, ये रेट को रेड्यूस कर दिया जाएगा। इट डिस्करेज द कमर्शियल बैंक टू पार्क देयर सरप्लस फंड विद द सेंट्रल बैंक। इससे क्या होगा, वो लोग डिस्करेज होंगे कि वो अपना फंड सेंट्रल बैंक के पास नहीं रखेंगे। Therefore, lowering the reverse repo rate has a positive impact on the lending capability of the commercial bank. अब जैसी लोअर होगा रिवर्स रेपो रेट, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट किस पे जाएगा, सारे कमर्शियल बैंक में, कि वो ज्यादा से ज्यादा लेंड करेंगे, मनी प्रोवाइड करेंगे। सो विच रेजेस द डिमांड फॉर द बोरोइंग्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। मोर मनी क्या होगा, इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा, लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी। जो AD फॉल कर गया था, फिर से AD राइज कर जाएगा, देन AD इक्वल टू AS हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मींस परचेज एंड द सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है वो सेंट्रल बैंक क्या करती है, इसको परचेज और सेल करती है, कहाँ पे,
ओपन मार्केट में कौन है, जनरल पब्लिक और दी कमर्शियल बैंक्स होते हैं। तो इन द केस ऑफ एक्सेस डिमांड, कमर्शियल सेंट्रल बैंक क्या करेगी, जितने भी इसके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको सोल्ड कर देगी। जब वो सोल्ड करेगी तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं एज वेल एज कमर्शियल बैंक है और जितने भी जनरल पब्लिक है वो क्या करेंगे, उसको लोग परचेज करेंगे। तो जितना ज्यादा अमाउंट इकोनॉमी में घूम रहा था, ज्यादा पैसा घूम रहा था, वो सब कुछ अपने पास आरबीआई रख लेगी, तो इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट उसी का कॉन्ट्रेरी क्या है आपका, डेफिशिएंट डिमांड में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई क्या करेगी, परचेज करेगी। जैसी आरबीआई परचेज करेगी तो सेंट्रल बैंक क्या होगा, वो जैसी परचेज करेगी तो लोग क्या है कि ज्यादा से ज्यादा मनी क्या है इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा। एडिशनल इनकम क्या होगी, एडिशनल लोगों की जो इनकम है वो जनरेट होगी। जैसी जो इकोनॉमी में परचेजिंग, जैसी लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, एज वेल एज जो हमारा एडी फॉल कर गया था फिर एडी इक्वल टू एएस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एल लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जिसमें आपको पढ़ना है सीआरआर और एसएलआर। तो सीआरआर क्या होता है, एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट होता है कमर्शियल बैंक विच इज केप्ट इन कैश, किसके पास रहता है, वो आरबीआई के पास रहता है। नेक्स्ट होता है आपका एसएलआर, स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो, जो क्या करता है कि कोई हर एक बैंक को अपने पास एज अ कुछ परसेंटेज अमाउंट उसको अपने पास एज अ रिजर्व रखना पड़ता है। तो एक्सेस डिमांड की कंडीशन पे क्या है कि इंक्रीज कर दिया जाएगा। जैसे ही इंक्रीज कर दिया जाएगा तो एडिशनल जो भी लोगों की परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, विथड्रॉ हो जाएगी। देयर विल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्रेडिट भी कम हो जाएगा। क्रेडिट क्या हो जाएगा, सो लेस मनी विल बी फ्लो इन द सिस्टम, इकोनॉमी में लेस मनी सर्कुलेट होगा, परचेजिंग पावर भी लोगों की क्या हो जाएगी, डिक्लाइन कर जाएगी। जो एडी राइज हो गया था फिर वो एडी फॉल करके एडी इक्वल टू एएस हो जाएगा। देन डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में जस्ट ऑपोजिट है उसका कि डिक्रीज कर दिया जाएगा। जैसे ही डिक्रीज करेगा तो बैंक क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा एडिशनल परचेजिंग पावर, जो रेट था उसको कम कर दिया जाएगा। तो और ज्यादा मनी, एडिशनल परचेजिंग पावर, एडिशनल मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा। लोग क्या करेंगे, उसको लेंगे, फिर लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज होगी, डिमांड भी लोगों की इंक्रीज होगी। जो डिमांड फॉल कर गई थी वो डिमांड फिर से कर जाएगी। ठीक है, तो आपका एसएलआर भी क्या है, एसएलआर की भी सेम कंडीशन है जो सीआरआर की थी कि एक्सेस डिमांड की कंडीशन पे उसको इंक्रीज कर जाएगा। देखिए इंक्रीज करने का ये सब रेट मतलब यही है कि लोगों को सर्कुलेशन ज्यादा नहीं करना है, हमको मनी का सर्कुलेशन रोकना है। और डिक्रीज करने का मतलब है कि हमें और ज्यादा मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट करना है, जैसे क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लोग परचेज करें। वही है आपका क्वालिटेटिव मेजर्स, जिसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन एंड द सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जिसमें कह रहा है कि मार्जिन क्या होता है, मैंने आपको बताया था ये किसके बीच का डिफरेंस होता है कि आप कहीं आप बैंक जाते हो लोन लेने, आप कुछ अमाउंट, कुछ सिक्योरिटी देते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ये घर दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस घर की कीमत, इसका प्राइस क्या है, 50 लाख है। ठीक है, 50 लाख है, बट कभी भी बैंक, अगर आप सिक्योरिटी 50 लाख का दे रहे हो तो कभी भी बैंक 50 लाख आपको लोन नहीं देगी। वो क्या करती है, कुछ मार्जिन अपने पास रखती है। अगर मैंने 50 लाख दिया तो बैंक मुझे 40 लाख ही लोन देगी। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 50 लाख माइनस 40 लाख कितना हुआ, 10 लाख। यही 10 लाख होता है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक्सेस डिमांड की कंडीशन पे इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। ये रेट होता है कि किसी रेट के अकॉर्डिंग ही इसको कि कोई भी सेंट्रल बैंक कितना मनी अपने पास रखेगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट वो एक रेट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, ये इंक्रीज कर दिया जाएगा। जैसे ये इंक्रीज कर दिया जाएगा तो लोगों की जो एडिशनल परचेजिंग पावर है, अब लोग जो बहुत ज्यादा लोन लेना चाह रहे थे, ये रेट ज्यादा, अब क्या होगा, जैसे लोगों को अगर 50 लाख का दे रहे थे और ये 40 लाख उनको लोन मिल जा रहा था, तो लोगों को लग रहा था चलो ठीक है 10 लाख। अब क्या करेंगे, अगर इसको इंक्रीज कर देंगे तो ये और ज्यादा परसेंटेज से होगा। अब लोगों को फॉर एग्जाम्पल 20 लाख ही मिलेगा, 20 लाख ही मिलेगा, तो लोग उससे क्या होंगे, डिस्करेज होंगे कि क्यों मैं अपना 50 लाख का सामान देके बस 20 लाख का ही करूं। तो ये जो रेट है कि जिस रेट पे ये डिटरमाइन होगा उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। वहीं
डिफ्लेशन की कंडीशन पे इसको क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो ये जो 40 लाख था, अब गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक क्या करेगी, इस रेट को इंक्रीज कर देगी। फॉर एग्जांपल वो 45 लाख कर दी, तो लोगों का क्या है, बस 5 लाख डिडक्ट होगा, तो लोग उससे क्या होंगे, इनकरेज होंगे, अरे चलो लोन ले लेते हैं, तो और एडिशनल मनी क्या होगा, इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कह रहा है मॉरल सुएशन एंड द डायरेक्ट एक्शन। इसमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है, तो ये क्या है कि ये सारा कॉम्बिनेशन होता है परसुएशन एंड द प्रेशर का, जिसमें आरबीआई कहती है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है जो भी सेंट्रल बैंक बना रही है। फिर है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। क्या होता है कि पॉजिटिव और इसका निगेटिव मैनर दोनों है। तो इन अ पॉजिटिव मैनर द क्रेडिट विल बी चैनलाइज टू अ पर्टिकुलर प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है, पॉजिटिव मैनर में हम देखते हैं कि जो भी क्रेडिट प्रोवाइड करना है वो प्रायोरिटी जो भी सेक्टर है, अगर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है तो जो जिसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी को हमको ज्यादा इन्हांस करना है तो उसमें ज्यादा क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, टर्शियरी को अभी रोक देंगे। फिर वही कह रहा है निगेटिव मैनर में द फ्लो ऑफ क्रेडिट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर सेक्टर, कि फ्लो ऑफ क्रेडिट, जो क्रेडिट का फ्लो हो रहा है वो किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में, फॉर एग्जाम्पल सर्विस सेक्टर में मैंने क्या कर दिया, रोक दिया, और उसकी जगह एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या कर दिया, ज्यादा लोन प्रोवाइड कर दिया। इसी को क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, कि किस एरिया में किस सेक्टर में ज्यादा क्रेडिट प्रोवाइड करना है। तो ये आपका हो गया मेजर्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। अभी नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, गवर्नमेंट बजट का जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, और जो भी क्रेडिट क्रिएशन होता है कमर्शियल बैंक का उसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।